दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे मैथ की पिछले 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही जीके, जीएस, साइंस या रीजनिंग की क्लासेस को भी आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न है कि अंकित मूल्य 2000 रुपये वाली साइकिल 20% और 10% की निरंतर छूट पर बेची जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य जो है 2000 रुपये है और बाद में जो है 20%, 10% छूट दी जाती है और बाद में एक 5% की छूट और दी जाती है। इसका मतलब लगातार 3 छूटें दी जाती हैं, 20%, 10% और 5% की। उसके बाद उसका एसपी निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। तो बहुत आसान है कि अंकित मूल्य सीधा सीधा दिया है, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अंकित जो मूल्य था वो दिया है ₹2000। अब ₹2000 पर हमें 3 क्रमागत छूट दी जाती है। यानी मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है तो अगर पहली छूट उस पर 20% की दी गई तो 100 माइनस 20, ठीक है। इसी प्रकार से कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर दूसरी छूट 10% दी गई है यानी कि 100 माइनस 10। अब एक तीसरी छूट दी जाती है 5% की, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है तो उसे 100 माइनस 5। तो जब कभी भी आपको छूट निकालना हो या क्रमांगत छूटें निकालना हो तब आप हमेशा 100 रुपये की वस्तु मानेंगे और ऊपर 100 में से जितना भी छूट दी गई है परसेंटेज वो आप घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लेंगे तो 2000 गुणा 80 बचेगा बटे 100 गुणा 90/100 गुणा 95 यानी 95/100। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट आउट कर देते हैं। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा और 2 पंजे 10 और 5 से अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 एकम 5 और 5 45, ठीक है। तो 19 आ गया। 8 गुणा 9 72 हो जाएगा और 72 की गुणा जब 19 से करेंगे तो 1368 रुपये आएगा। तो सही आंसर होगा इसका 1368 रुपये। तो जब भी कभी आपको छूटें निकालनी हो या छूट डिस्काउंट इस प्रकार से निकालने हो तो 100 रुपये की वस्तु मानेंगे और उस डिस्काउंट के लिए ऊपर घटा के और गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए सवाल करना है। ये सवाल सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे आप सीजीएल ले लें, चाहे एमटीएस ले लें एसएससी का, चाहे एसएससी जीडी ले लें, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इस तरीके के सवाल आते हैं। हमने सभी सवाल बहुत अच्छे लिए हैं यहाँ पर। तो अब चलिए प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, एक 250 मीटर लंबाई की ट्रेन है और ट्रेन 350 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। तो 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन कितने समय में पार करेगी। बस यहाँ पर एक बात ध्यान देने की होती है कि अगर हम लास्ट में पढ़ें कि 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह कितने समय में पार करेगी, अब हमें अगर समय निकालना हो और 250 मीटर जो लंबाई प्लेटफॉर्म है ये दूरी हो जाएगी दरअसल, तो 230 को अगर हम स्पीड से भाग करें तो समय आ जाएगा। तो हमें स्पीड निकालनी है। यहाँ पर स्पीड पहले कैसे निकालेंगे कि एक 250 मीटर लंबाई की ट्रेन है और 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो जो टोटल दूरी हो जाएगी जो ट्रेन द्वारा तय की जाएगी वो 250 प्लस 350 यानी 600 मीटर हो जाएगी। तो जो फार्मूला होता है यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, बस बहुत सिंपल फार्मूला है। आपने हर क्लास में पढ़ा होगा, 7th 8th से ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो गई, यानी 250 मीटर तो
ट्रेन की खुद की लंबाई थी और 350 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। तो टोटल दूरी हो जाएगी, दोनों को इंक्लूड करके हमेशा होती है, ठीक है। तो टोटल हो जाएगी 250 और 350 600 मीटर, ठीक है। और जो समय है वो दिया है कि 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो बटे 50 सेकंड। तो टोटल यहाँ पर होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 12 पंजे 60 यानी कि 12। तो 12 ये मीटर में थी और ये टाइम सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई यानी कि चाल हमारी आ गई कि 12 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, बहुत आसान हो गया, हमारे पास स्पीड आ गई। तो 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह कितने समय में पार करेगी। ध्यान दीजिए, अगर हम इस ऊपर वाले फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो यहाँ से समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समय को अगर हम ऊपर ले जाएं, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो समय इधर जाएगा, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से अब हमें समय निकालना है, यानी समय बराबर होगा दूरी। अब कितनी हो जाएगी, एक तो 230 मीटर है और फिर ट्रेन की स्वयं की लंबाई, तो ट्रेन की स्वयं की लंबाई 250 प्लस 230 बटे स्पीड, टोटल स्पीड कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 480 मीटर बटे 12 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। अब इसे हम काट लेंगे, तो 12 चौक 48 यानी कि 40 सेकंड। तो सही आंसर होगा कि 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह 40 सेकंड में पार करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर जो 3 है वो ये है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों 10 AM यानी कि 10 बजे प्रातः बजती हों तो उस दिन फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी। इस तरीके का प्रश्न हमने पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में, 1-2 प्रैक्टिस सेट में कराया है और हमने बार बार बताया है जब इस तरीके का प्रश्न आएगा, टाइम का हो चाहे कुछ भी हो इस तरीके का, कि वो एक साथ कब मिलेंगी या एक साथ कब बजेंगी, तो यहाँ पर हमें LCM यानी कि लासा निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लासा निकालेंगे इनका। तो 48, 60 और 90 का हम ट्रेडिशनल मेथड से लासा निकालेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। वैसे आप शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ट्रेडिशनल मेथड से बस ऐसे लिखेंगे और फिर इससे, अब यहाँ हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, फिर 30 आएगा और फिर यहाँ इसे डिवाइड करेंगे 45 आएगा, फिर हम 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 15 आएगा और यहाँ 45, फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 15 और 45, चूँकि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 15 आएगा, 45 आएगा, फिर अब हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 1 आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 45 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5 और 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 और 1, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल मेथड। आप शॉर्टकट लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा अच्छे से सवालों को कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तियाँ 48 और 48 की अगर 5 से कर लें तो 240 हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 40, 240 और 240 की 3 से करेंगे तो 24 तियाँ 72, 720 हो जाएगा। तो LCM आएगा बेटा, यानी कि जो लासा आया वो हो जाएगा 720, ठीक है। अब ये मिनट दिया हुआ था तो ये आया 720 मिनट, ठीक, 720 मिनट। इसे हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 720 बटे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूँ 12, 12 छंग 72, तो 12 घंटा, यानी कि वो 12 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये था, अगर ये 10 AM पर सुबह एक साथ बजती हैं तो फिर 12 घंटे बाद, यानी कि अगर इसमें हम 12 आवर्स यानी कि 12 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 PM, यानी कि अगर सुबह के 10 बजे ये एक साथ बज रही थी तो अब रात के 10 बजे एक साथ बजेंगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रात के 10 बजे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि 12.5% सालाना साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में
3750 होती है, वह राशि बताना है। ठीक है, मान लेते हैं हम राशि, हमने मान लिया कि वह कोई राशि P है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि रेट दिया हुआ है, यानी कि दर दी हुई है 12.5%। ठीक है, समय दिया हुआ है यानी कि टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, और यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, मिश्र धन दिया है। मूलधन ना देकर यहाँ पर उन्होंने मिश्र धन दिया है रुपये 3750, और राशि का मतलब ये मूलधन। ठीक है, P जो है मूलधन है दरअसल, R दर है और T समय है। अब साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा, P यानी कि मूलधन गुणा R यानी कि दर गुणा समय यानी T बटे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमें यहाँ पर पता नहीं है, चूँकि हमें मिश्र धन दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे P हमें निकालना है, ये भी R है 12.5%। 12.5 को हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 12 दूनी 24, 25/2 लिख सकते हैं इसे। तो 25/2 गुणा T का मतलब समय 4 वर्ष और बटे 100। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 25 दूनी 50, यानी P गुणा 50/100, और 50 से 100 को काटेंगे तो 50 दूनी 100 यानी P/2। जो ब्याज है वो P/2 यानी कि मूलधन का आधा आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे जो हमने देखा था कि जो मिश्रधन यहाँ पर दिया हुआ है, मिश्रधन 3750 रुपये दिया हुआ है। तो जो मिश्रधन होता है वो ध्यान दीजिए मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। तो मिश्रधन 3750 दिया हुआ है और हमें P तो निकालना ही था, चूँकि इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था, वो कितना आया हमारा P/2। तो P/2 यानी कि 1 और आधा, यानी कि ये हुआ 1.5 का मतलब लिखते हैं 3/2, तो 3/2 P हुआ। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए P निकालेंगे तो 2 की गुणा हो जाएगी 3750 से, और बटे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 0, और ये कट हो जाएगा 1250 गुणा 2 बराबर 2500 रुपये। ठीक है, तो सही आंसर होगा 2500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 है, अच्छा प्रश्न है ये भी, कि निम्नलिखित का मान क्या है। ये बॉडमॉस रूल से आता है और आरआरबी ग्रुप डी में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये बॉडमॉस रूल यानी कि पहले ब्रेकेट ऑफ D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, और बॉडमॉस S4 होगा यहाँ पर, S4 सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं तो 72 है भाग 38 माइनस एक मिडिल ब्रेकेट माइनस 31 माइनस 60 भाग 4 गुणा 5, और इस तरीके से है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे ब्रेकेट ऑफ। तो यहाँ पर इनके लिए डिवाइड करेंगे 4 से 60 के लिए, तो 72 भाग 38 माइनस 30 माइनस 31 और 15 चौका यहाँ पर आएगा 15। ध्यान दीजिए, जब 4 से भाग करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, अब जब हम भाग कर लेंगे तो भाग के बाद क्या करते हैं, यानी डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, M4 मल्टीप्लाई। तो जो यहाँ से 4 से 60 को भाग करेंगे तो 15 आया, और 15 के बाद बचेगा 15 गुणा 5, यानी कि 5 से फिर इसकी गुणा करेंगे क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। तो 15 पंजे 75, तो 31 माइनस 75 बचेगा। ठीक है, अब आगे 72, 38 माइनस 30 माइनस, देखिए जब 75 में से 31 घटाएंगे तो बचेगा 64, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो 31 में से 75 जाएगा, माइनस के 46 बचेगा, तो माइनस एक यहाँ से निकल के आएगा, घटाने पर एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 72 भाग 38 माइनस यहाँ पर हुआ, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो 72 यानी कि 38 में से 76 को घटाना है। 72 डिवाइड 76 में से अगर
38 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 और 6 14, यानी कि यहाँ पर बचेगा आपका 6 और 36, लेकिन बचेगा वो माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो बचेगा 36। ठीक है, अब 36 से 72 यानी 72 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन एक माइनस था तो माइनस के 2 आ जाएंगे, तो सही आंसर होगा माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है तथा उसका अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। x% छूट देने के बाद 12% का लाभ हो तो x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे प्रश्न बहुत बढ़िया हैं, बस आपको ध्यान देना है। क्रय मूल्य यानी कि जो CP दिया हुआ है वो 8,000 रुपये, अंकित मूल्य इसे हम MP मार्किंग प्राइस कह सकते हैं 11,200 है। x% डिस्काउंट देने के बाद 12% का लाभ हो तो x का मान ज्ञात करना है। बस एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, जो छूट होती है, डिस्काउंट होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा CP यानी कि क्रय मूल्य पर होगा। तो बस इतना करना है और दोनों का SP बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो SP है वो हमेशा बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है तो उस पर जो प्रॉफिट है वो 12% हो जाएगा, और जो अंकित मूल्य रखा है मार्किंग प्राइस वो 11,200 है, जिस पर x% की छूट दी गई है। तो यहाँ पर जो सवाल बनेगा वो 8,000 रुपये का 12% लाभ। जब लाभ करते हैं तो हमेशा मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है और 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये पर 12 का लाभ हो रहा है तो 112। अगर यहाँ पर हानि हो रही होती तब भी वो CP पर हानि होती, यानी कि क्रय मूल्य पर ही हानि होती। अगर मान लीजिए 12% की हानि होती तो 100 नीचे लिखते और ऊपर 100 में से 12 घटा के लिखते हम। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट हमेशा कस्टमर को दिया जाता है, और कस्टमर को डिस्काउंट हमेशा जो मार्किंग प्राइस, जो अंकित मूल्य होता है किसी प्रोडक्ट पर, उस पर दिया जाता है। तो जो मार्किंग प्राइस होगा 11,200, उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो 11,200, और सेम करना है कि जो x% कुछ डिस्काउंट है, मान लीजिए 100 रुपये वस्तु का मूल्य है तो 100 में से बेटा हम x घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर। अब बस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर बहुत आसान है। 112 से इसे कट करेंगे तो ये 100 आएगा। ठीक है, और इस 100 से हम एक 100 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इस 100 से इस 100 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 0 से 2 0 यहाँ हमने कैंसिल आउट कर दिए तो 80 बचा, और 80 बराबर 100 माइनस x बचेगा, और x को हम इधर ले आएंगे तो 100 में से 80 चला जाएगा, तो जो x आएगा x बराबर 20% आएगा, यानी कि जो x% जो डिस्काउंट दिया गया है वो 20% है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में एथेनॉल और ईथर का अनुपात 4:1 है। इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए और कितनी ईथर की मात्रा बढ़ानी होगी। ठीक है, 60 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, टोटल बिलियन 60 लीटर है, उसमें एथेनॉल और ईथर 4:1 है। हम यहाँ से जो रेशियो है वो निकाल लेंगे, मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, पहले केस में जो एथेनॉल और ईथर का अनुपात दिया है वो 4:1 दिया है, तो यहाँ से जो ईथर की मात्रा हो जाएगी, ध्यान दीजिए, जो ईथर की यहाँ पर मात्रा हो जाएगी वो चूंकि 4:1 है, ध्यान दीजिए टोटल, तो जो ईथर की मात्रा होगी, यानी कि ईथर कितना है 1 अनुपात में, और टोटल कितना है 4 और 1 5। ठीक है, और टोटल लीटर में मात्रा कितनी थी 60। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम किसी चीज़ का भाग निकालते हैं। अगर कोई चीज़ दी हो अनुपात में तो उसका भाग निकालना हो, उसका पोर्शन निकालना हो कि वो कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ फिर से ध्यान दीजिए 4:1 है और हमें ईथर का भाग निकालना है, तो 1 भाग ईथर है, कुल कितने भाग में 4 और 1 5, 5 भाग कोई चीज़ है उसमें से 1 भाग ईथर का है तो 1/5 लिखेंगे, और टोटल जो मात्रा दी है वो 60 है तो 60 लिखेंगे, और यहाँ से 12 पंजे 60, यानी कि जो 12 लीटर तो क्या हो गया आपका ईथर हो गया। ठीक है, 12 लीटर अगर 60 लीटर में ईथर हो गया
तो एथेनॉल यहाँ पर कितना हो गया, एथेनॉल हो गया आपका 60 में से 12 घटा दीजिए यानी कि 48 लीटर। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब कह रहा है इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए ईथर की और कितनी मात्रा मिलाई जाए। हम मान लेते हैं इसमें ईथर की कुछ x मात्रा और जोड़ दी जाए। ठीक है, अगर हमने मान लिया यहाँ पर कुछ x मात्रा ईथर की और जोड़ दी तो वो कह रहा है अनुपात 2:1 बन जाता है। ठीक है, तो हम एथेनॉल लिखेंगे 48/12 + x और जो रेशियो है 2:1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 की गुणा 48 से तो 48, 2 की गुणा 12 + x से 12 दूनी 24 + 2x। इसको इससे घटाएंगे जब इधर ले जाएंगे 48 में से 24 तो 24 बचेगा, यहाँ 2x बचेगा तो x बराबर आपका 12 लीटर आएगा यानी कि 12। ठीक है, तो सही आंसर होगा 12 लीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, देखिए ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। सॉरी, ए जो है एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है और बी अकेला उस दीवार को 40 दिनों में बना सकता है। यदि दोनों मिलकर दीवार बनाते हैं और 7,000 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। जब हम इस तरीके के प्रश्नों को बार बार करते हैं तो ए और बी सी जो कुछ भी दिया होता है या जो नाम दिए होते हैं हम उनकी कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है उनकी कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता होती है एक दिन में कितना कार्य वो कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि वो ए द्वारा जो कार्य करता है, ए द्वारा किया गया कार्य या ए द्वारा एक दिन में किया कार्य, ठीक है, हम निकाल रहे हैं। तो टोटल कार्य वो 30 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, 1/30। भाई मान लीजिए, ऐसे समझिए कोई व्यक्ति एक काम को 2 दिन में कर सकता है तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा, 1/2 ने, यानी कि आधा काम कर लेगा। तो इसी तरीके से होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर सकता है तो एक दिन में भाई 1/30 काम कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार से बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। बी पूरा काम 40 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 1/40 काम कर लेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इनकी कैपेसिटी का एक रेशियो निकालेंगे। बहुत मज़ेदार सवाल है, अब देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। हम ए और बी का जो रेशियो निकाल रहे हैं वो कितना हुआ, 1/30 और 1/40। अब देखिए यहाँ इनके लिए अनुपात में जब निकालेंगे तो हम यहाँ पर कुछ एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 1/20 इनका एलसीएम आएगा, 0 तो है ही और 4 12। ठीक है, तो 120 एलसीएम आया। यहाँ अगर हमें 30 से 120 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे यहाँ देखिए अगर 40 में 3 से गुणा करेंगे तभी 120 बनेगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एकम 4, 3 एकम 3, यानी कि 120 अगर कैंसिल आउट होंगे तो जो इनकी कार्य क्षमता हुई वो 4:3 हुई। अब सेम जैसे कि अभी सवाल किया था कि बी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ पर ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब बी का हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो बी का हिस्सा 3 टोटल हिस्सा कितना हुआ, 4 और 3 7, टोटल हिस्सा है 7, लेकिन बी का कितना होगा 3/7, यानी 7 हिस्सों में से बी का है 3। ठीक है, गुणा चूँकि 7,000 मजदूरी है तो बी का हिस्सा निकालना है तो 7,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एकम ये 1,000 हो जाएगा, तो बराबर 3,000 रुपये आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के सवाल भी आते हैं और अच्छा प्रश्न है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2 दिया है, आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यहाँ से हम दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि cos थीटा प्लस sec थीटा का भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, इधर 3 3 9 और 2 दूनी 4। cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2 इंटू cos थीटा sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, या cos थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते थे क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। ठीक है, बराबर 9/4। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको इधर ही रखेंगे, जो यहाँ से 2 बचेगा, सिर्फ इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो 9 - 2।
ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4 एकम 4 आएगा और 9 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो बचेगा 9 में से 8 गया 1, तो 1/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1/4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। x + 1/x² बराबर 3 हो तो x का क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड से आप करेंगे, मेथड मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x² इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम x + 1/x निकाल सकते हैं, √3 हो जाएगा, यानी कि दोनों ओर का स्क्वायर रूट करेंगे तो x + 1/x √3 आ गया। अब ध्यान देने की हमेशा बात है कि अगर x + 1/x हम निकाल लेते हैं तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब जो होता है वो a का क्यूब -3a होता है। जो a है यहाँ पर, सॉरी, जो a है वो a हमेशा ये वाला नंबर होगा, ठीक है, 3, जो भी नंबर बराबर में दिया होगा, यानी कि x + 1/x यहाँ पर है x + 1/x बराबर a, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक ट्रिक है, ठीक है, यहाँ से आप निकाल पाएंगे। यदि x + 1/x बराबर a हो तो हमेशा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब -3a होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x का क्यूब है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो a है वो √3 हो गया, तो √3 का क्यूब और 3a का मतलब √3। जब इसकी 3 बार गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 गुणा √3 -3 √3, तो ये तो 3 हो जाएगा और 3 √3 हो जाएगा, और ये भी 3 √3 था, तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 आंसर हो जाएगा। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है, इसका आंसर पहले 0। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है, देखिए ये जो है यहाँ पर इसको हमें क्यूब करना है, दोनों ओर क्यूब कर दीजिए, यानी कि पावर 3 कर दीजिए। जब पावर 3 करेंगे और इसे a का क्यूब इस वाली साइड को, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है इसके लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब इस फार्मूले से खोलेंगे, तो फिर बाद में ये कैंसिल आउट होकर यही फार्मूला रिपीट हो जाएगा, यानी कि आंसर फिर से 0 आ जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि अगर जो x + 1/x इज इक्वल टू a दिया हुआ है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हमेशा a का क्यूब -3a होगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे, आसानी से सवाल बना पाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट हमें ज़रूर करें, हम आपको रेस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।